यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जर्मनी और इंडिया, ये चारों कंट्रीज साल 2025 की टॉप इकोनॉमीज हैं क्योंकि इनकी जीडीपी सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये जीडीपी क्या होती है? तो जीडीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ये एक तरीका है जिसके ज़रिए हम ये जान सकते हैं कि एक देश ने एक साल में अपने देश के अंदर कितने गुड्स और सर्विसेज बनाई हैं। आपको बता दें कि गुड्स यानी वो चीज़ें जिन्हें हम खरीदते और बेचते हैं, जैसे फल, सब्जी और अनाज जैसे फूड प्रोडक्ट्स, कपड़े, जूते और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, और मशीन और कारों जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। और सर्विसेज यानी कि सेवाएं, जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। इस जीडीपी से ये पता चलता है कि एक देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। अगर जीडीपी ज़्यादा है तो उस देश की इकोनॉमी भी ज़्यादा है, यानी वो देश आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में है। जीडीपी से ये भी जाना जाता है कि एक देश की इकोनॉमी कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। अगर जीडीपी बढ़ रही है, यानी पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ है, तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ है तो उस देश की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जो कि मंदी का संकेत है। दो देशों की इकोनॉमी को कंपेयर करने के लिए भी जीडीपी का यूज किया जाता है, ताकि पता लगाया जा सके कि किस देश की इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग है। इसकी मदद से पॉलिसी बनाने में भी काफी मदद मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स जीडीपी की ग्रोथ रेट को देखकर ही अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं। अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट ज्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने या टैक्स को कम करने जैसे डिसीजंस ले सकती हैं, ताकि डेवलपमेंट और तेजी से हो सके। वहीं अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट कम हो या नेगेटिव हो तो इसका मतलब है कि देश की इकोनॉमी कमजोर हो रही है। ऐसे में गवर्नमेंट इकोनॉमिक असिस्टेंस देने के लिए नए उपाय अपना सकती है, जैसे लो इंटरेस्ट रेट्स, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और सरकारी खर्च को बढ़ाना। इस तरह जीडीपी गवर्नमेंट्स को ये समझने में मदद करती है कि अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है और किस दिशा में हमें कदम उठाने चाहिए। इन्वेस्टर्स भी जीडीपी को देखकर के ही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि हाई जीडीपी वाली इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना सेफ होता है, और हर देश अपनी इकोनॉमी को समझने और उसमें सुधार करने के लिए जीडीपी का यूज करते हैं। एक कंट्री की जीडीपी को कैलकुलेट करते समय उसके रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट्स को कंसीडर किया जाता है। जीडीपी की शुरुआत 1930 में अमेरिकन इकोनॉमिस्ट साइमन कोजेंस ने की थी, और आज जीडीपी एक वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है जिससे इकोनॉमीज की ग्रोथ और परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। किसी भी देश की जीडीपी कैलकुलेट करते समय बेस ईयर का यूज किया जाता है, जो कि जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए रेफरेंस के तौर पर यूज होता है। भारत में जीडीपी कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर पहले 2011 से 2012 था, जिसे साल 2026 से 2022 से 2023 में बदला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर बेस ईयर 2011 से 2012 है, तो जब हम 2025 की जीडीपी की कैलकुलेशन करेंगे तो हम 2011 से 2012 की कीमतों से तुलना करेंगे, ताकि ये पता चले कि बिना महंगाई के असर को शामिल किए असल में कितना डेवलपमेंट हुआ है। भारत की जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिस्पॉन्सिबल है। चलिए अब जीडीपी को हम थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानते हैं। रियल जीडीपी, ये टर्म बताती है कि एक देश की रियल इकोनॉमी कितनी बड़ी है, लेकिन इसमें महंगाई यानी इन्फ्लेशन के प्रभाव को हटा दिया जाता है। ये हमेशा एक फिक्स्ड प्राइस के हिसाब से बेस ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर पिछले साल एक चीज की कीमत 100 रुपए थी और इस साल उसकी कीमत 110 रुपए हो गई है, तो रियल जीडीपी ये दिखाएगा कि असल में वो सामान कितना प्रोड्यूस हुआ, बिना कीमत बढ़ने के असर को कैलकुलेट किए। वहीं नॉमिनल जीडीपी करंट मार्केट प्राइसेस पर कैलकुलेट होती है। इसमें महंगाई का असर भी शामिल किया जाता है, यानी अगर इस साल सामान महंगे हो गए हैं तो नॉमिनल जीडीपी में उन महंगी चीजों का असर भी दिखाई देगा। जैसे अगर किसी सामान की कीमत पिछले साल 100 रुपए थी और इस साल 110 रुपए हो गई है, तो नॉमिनल जीडीपी में 10% की बढ़ोतरी दिखाई देगी, और ये बढ़ोतरी सिर्फ कीमतों के बढ़ने की वजह से होगी, न कि प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से। अब जानते हैं जीडीपी पर कैपिटा का मतलब। तो ये टर्म एक पर्सन के लिए जीडीपी का रेशो बताती है, यानी एक पर्सन को उस देश की टोटल जीडीपी में से कितना हिस्सा मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी देश की जीडीपी 1 लाख रुपए है और वहाँ की पॉपुलेशन 10,000 है, तो जीडीपी पर कैपिटा होगी 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू 10 रुपए, यानी हर पर्सन को एवरेज 10 रुपए मिल रहे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उस देश में लोगों की इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है।
अब जानते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में। तो ये रेट बताती है कि एक कंट्री की इकोनॉमी किस स्पीड से ग्रो कर रही है। अगर किसी देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 5% है तो इसका मतलब उस देश की इकोनॉमी पिछले साल के कंपैरिजन में 5% ज़्यादा ग्रो हुई है। जीडीपी से जुड़ी दो और कॉमन टर्म्स है, एनडीपी और एनएनपी। एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें जीडीपी में से डिप्रिशिएशन को घटाया जाता है। डिप्रिशिएशन का मतलब है मशीन या बिल्डिंग्स का समय के साथ पुराने हो जाने से उनकी कीमतों का घट जाना। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए किसी कंपनी के पास एक मशीन है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। समय के साथ वो मशीन पुरानी हो जाती है और उसकी कीमत घट कर के 90,000 रुपए हो जाती है, तो 10,000 रुपए की कमी डिप्रिशिएशन कहलाएगी। अब जब हम जीडीपी में से ये 10,000 रुपए घटाते हैं तो हमें एनडीपी मिलता है, जो असल में देश के प्रोडक्शन को दिखाता है, जिसमें पुराने सामान की कीमत घटने का असर नहीं होता। ये केवल देश के अंदर प्रोड्यूस हुए गुड्स और सर्विसेज को शामिल करता है। इससे हम जान सकते हैं कि देश का एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, जो केवल नए गुड्स और सर्विसेज को दिखाता है। और आखिर में है एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसमें भी जीडीपी में से डिप्रिशिएशन को माइनस किया जाता है। लेकिन जहां एनडीपी किसी देश की सीमा के अंदर एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में जितने भी फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज बनते हैं उनका टोटल वैल्यू है, वहीं एनएनपी में उस देश के सभी सिटीजन्स के द्वारा दुनिया भर में किए गए प्रोडक्शन को शामिल किया जाता है, चाहे वो विदेश में हो। जैसे अगर किसी इंडियन ने विदेश में काम करके पैसा कमाया है तो उसे एनएनपी में शामिल किया जाएगा, एनडीपी में नहीं। इस तरह एनडीपी सिर्फ देश के अंदर का प्रोडक्शन देखता है और एनएनपी उस देश के हर सिटीजन के प्रोडक्शन को भी ध्यान में रखता है। अब बारी आती है जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 तरीके जानने की, जो है एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और आउटपुट मेथड। पहले जानते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में, यानी खर्च का तरीका। इस मेथड में हम ये देखते हैं कि लोग, गवर्नमेंट और बिजनेसेस ने अपना पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया। इसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, GDP इज इक्वल टू C+G+I+NX। इसमें C यानी कंजप्शन में वो पैसा आता है जो लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए खर्च करते हैं, जैसे शॉपिंग में, खाने में, एसेट्रा। G यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग में गवर्नमेंट का खर्च आता है, जैसे रोड्स बनाना, हॉस्पिटल और स्कूल बनाने में होने वाला खर्चा। I यानी इन्वेस्टमेंट का मतलब बिजनेसेस और लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो पैसा लगाते हैं, जैसे मशीनरी खरीदने में। और NX यानी नेट एक्सपोर्ट्स, जो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के बीच का डिफरेंस होता है। इस एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को घटाकर निकाला जाता है। एक्सपोर्ट में आती है वो चीज़ें जिन्हें दूसरे देश में बेचा जाता है, और इम्पोर्ट में वो चीज़ें आती हैं जिन्हें हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है तो जीडीपी में ऐड होता है, और अगर इम्पोर्ट ज़्यादा होता है तो जीडीपी में से माइनस होता है। अब अगर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके किसी देश की जीडीपी निकालें तो मान लीजिए एक देश का C यानी कंजप्शन 600 करोड़ है, G यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग 200 करोड़, I यानी इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ और NX यानी नेट एक्सपोर्ट 100 करोड़ है, तो उस देश की जीडीपी होगी C+G+I+NX इज इक्वल टू 600 + 200 + 100 + 100 इज इक्वल टू 1000 करोड़, जो ये बताता है कि उस देश में एक साल में टोटल 1000 करोड़ का खर्च किया गया है, जो गुड्स और सर्विसेज की खरीदारी पर आधारित है। अब बात करें जीडीपी निकालने के दूसरे तरीके की, जो है इनकम मेथड या आय का तरीका। इस मेथड में इकोनॉमी के अंदर जितनी इनकम आई उसे जोड़ते हैं, जैसे सैलरी, किराया, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स एसेट्रा। इसका फॉर्मूला है जीडीपी इज इक्वल टू टोटल इनकम यानी सैलरी, प्रॉफिट्स एसेट्रा प्लस टैक्स प्लस डिप्रिशिएशन। सैलरी या वेजेस का मतलब जो पैसा लोगों को काम करने पर मिलता है। रेंट यानी घर या ऑफिस के लिए दिया जाने वाला पैसा होता है। इंटरेस्ट बैंक से लिए गए लोन्स पर दिया जाने वाला पैसा होता है। प्रॉफिट्स बिजनेस से होने वाली इनकम से जुड़ा है। टैक्स सरकार द्वारा ली जाने वाली फीस होती है। और डिप्रिशिएशन बिजनेस की मशीनरी या एसेट्स के पुराने होने पर होने वाला लॉस होता है। अब अगर मान लीजिए एक देश में टोटल सैलरी या वेजेस 500 करोड़ रुपए है, टोटल रेंट 150 करोड़, टोटल इंटरेस्ट 50 करोड़, टोटल प्रॉफिट्स 150 करोड़, टोटल टैक्स 100 करोड़ और टोटल डिप्रिशिएशन 50 करोड़ है, तो उस कंट्री की जीडीपी होगी जीडीपी इज इक्वल टू टोटल इनकम यानी सैलरी, प्रॉफिट्स एसेट्रा प्लस टैक्स प्लस डिप्रिशिएशन, यानी 500 + 150 + 50 + 150 + 100 + 50 इज इक्वल टू 1000 करोड़ रुपए। और जीडीपी कैलकुलेट करने का तीसरा तरीका है आउटपुट मेथड या उत्पादन तरीका। इस मेथड में जाना जाता है कि एक कंट्री में कितना सामान बनाया गया है और किस प्राइस पर बनाया गया है। इसका फॉर्मूला है जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी यानी कांस्टेंट प्राइसेस माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज,
यहाँ एक बात और जान लेते हैं कि रियल जीडीपी हमेशा एक फिक्स्ड प्राइस के हिसाब से बेस ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है। टैक्सेस गवर्नमेंट द्वारा ली जाने वाली फीस होती है और सब्सिडीज गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली छूट या फाइनेंशियल डिस्काउंट्स होते हैं। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि एक देश की रियल जीडीपी 1100 करोड़ रुपए है, टैक्सेस 150 करोड़ रुपए है और सब्सिडीज 50 करोड़ रुपए है। तो जीडीपी होगी रियल जीडीपी यानी कांस्टेंट प्राइसेस माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, यानी 1100 करोड़ माइनस 150 करोड़ रुपए प्लस 50 करोड़ रुपए इज इक्वल टू 1000 करोड़ रुपए। जीडीपी निकालने के इन तीनों तरीकों का इस्तेमाल अलग अलग पर्पस के लिए किया जाता है, जैसे देश के कुल खर्च का पता लगाने के लिए, एक्सपेंडिचर मेथड का, देश की टोटल इनकम का पता लगाने के लिए इनकम मेथड का, और देश के टोटल प्रोडक्शन का पता लगाने के लिए आउटपुट मेथड का यूज किया जाता है। थियोरेटिकली जीडीपी की कैलकुलेशन किसी भी मेथड से की जाए उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में इसमें थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। चलिए अब जीडीपी के इतने सारे फायदे और फॉर्मूलाज जानने के बाद इसकी लिमिटेशंस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जीडीपी में नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस को नहीं गिना जाता, यानी उसमें उन चीज़ों की गिनती नहीं होती है जो कि मार्केट में नहीं होती, जैसे घर का काम और वॉलंटरी वर्क। इसमें एनवायरमेंटल डैमेज को भी शामिल नहीं किया जाता और इनकम इनइक्वालिटी के बारे में भी नहीं पता चलता। इस तरह जीडीपी एक देश की इकोनॉमिक हेल्थ और ग्रोथ रेट को समझने में मदद करती है, लेकिन ये सब कुछ नहीं बताती। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि जीडीपी के बारे में इस वीडियो में आपने जितना कुछ जाना है वो आपको कितना समझ में आया और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट हमें भेजते रहिए, अपने सवाल भेजते रहिए। साथ ही नॉलेज की जर्नी यूं ही चलती रहे, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक